Hello, my friends. I am Dr. Imran Khan. I welcome you all on my YouTube channel Simplified Knowledge. जैसा कि नाम से स्पष्ट है दोस्तों, नॉलेज को कर दो बिल्कुल सिंप्लीफाइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं बेरूबरी केस 1960 या बेरूबरी वाद 1960 से संबंधित वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मैं आपके सामने इस वीडियो को लेके आ चुका हूं दोस्तों। बात करेंगे इस पे बेरूबरी केस से, कैसे ये कहानी एक समझौते से शुरू हुई, एक एग्रीमेंट से शुरू हुई और इसका अंत होगा एक संविधान संशोधन पर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर। लेकिन साथ ही साथ इस केस से रिलेटेड हमें लीगल इश्यूज जानने हैं और कुछ ऐसे आर्टिकल्स का रोल देखना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स या भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद जो इस केस से रिलेटेड है, उनके बारे में नॉलेज लेना है दोस्तों। तो अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हो तो भी बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी दोस्तों आपको। तो नॉलेज के हिसाब से कहूं तो बिल्कुल मजा आ जाने वाला है आपको। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दोस्तों, कि आज से ही मैं पॉडकास्ट पर भी अवेलेबल हूं, तो आप मुझे वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। वहां पर भी अपना संवाद जारी रहेगा। सिंप्लीफाइड नॉलेज बाय डॉक्टर इमरान खान, 9929786743। और मेरे पॉडकास्ट का जो लिंक है वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपसे शेयर कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बेरूबरी केस 1960 पर चर्चा शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोला, ये जो कहानी है इसकी शुरुआत होगी एक समझौते से। समझौते का नाम है नेहरू नून समझौता 1958, या इसे अपने इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट 1958 के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और इसके तहत भारत और पाकिस्तान में भूमि का आदान प्रदान हुआ था। और इस केस से या इस समझौते से कुछ लीगल इश्यू इन्वॉल्व हुए दोस्तों, और इन्हीं पर अपने को चर्चा करनी है। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं वो लीगल इश्यू क्या है। हम बात करेंगे कि क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है। ये एक क्वेश्चन जो है, ये एक प्रश्न जो है उठा दोस्तों इस केस से संबंधित, बेरूबरी यूनियन केस से संबंधित। और साथ ही एक और क्वेश्चन है जिसका हम आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। क्या मूल संविधान भारतीय संसद को भारत के राज्य क्षेत्र को, मतलब किसी क्षेत्र को, टेरिटरी को दूसरे देश को प्रदान करने की शक्ति देता है? तो कौन कौन सी इश्यू इन्वॉल्व है दोस्तों? इज द प्रियम्बल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वेदर द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू सीड इंडियन टेरिटरी अंडर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ पिक्स अवेलेबल कराई हैं और ये थोड़ी छोटी है, साफ नहीं दिखेगी, लेकिन इसी वीडियो में आगे इन पिक्स को मैंने बड़ा करके आपको शो किया है, तो वहां पर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी आप एक आइडिया ले सकते हो दोस्तों कि मैं बात कर रहा हूं पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश से जो एरिया एडजस्टेंट है उससे। यहाँ पर आप छोटा सा एक काले रंग का गोला देख सकते हैं दोस्तों। तो इस पर्टिकुलर एरिया की बात करेंगे अपने यहाँ पर, और इसी को आप यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये आप सामने देख रहे हैं मैप, और आपको पता है कि ये मैप जो है अपने कौन से इंडियन स्टेट का है? वेस्ट बंगाल का। और वेस्ट बंगाल में दोस्तों ये जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है, जहां पर जलपागुड़ी और कूच बिहार एरिया पड़ते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, पर्टिकुलरली इन्हीं एरिया से ये संबंधित है। तो आप मैप में देख सकते हैं कि अपने कौन से पर्टिकुलर एरिया, कौन से पर्टिकुलर राज्य क्षेत्र की बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कहानी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूं दोस्तों, पृष्ठभूमि की बात करूं, तो आप देखिए 1947 में भारत आजाद हुआ, और आपको अच्छे से पता है कि भारत का बंटवारा हो गया और दो देश जो है अस्तित्व में आए, भारत और पाकिस्तान। अच्छा, हमें जो आजादी मिली थी दोस्तों वो एक अधिनियम या एक्ट के थ्रू मिली थी, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम
1947। और दोस्तों इसी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल जो है उसने एक बाउंड्री कमीशन जो है अपॉइंट किया और इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर को डिमार्क करे या इंटरनेशनल बॉर्डर का निर्धारण करे, अंतरराष्ट्रीय रेखा का निर्धारण करे। और आपको अच्छे से पता है ये जो कमीशन बनाया गया बॉर्डर कमीशन, ठीक है, सीमा आयोग, इसके अध्यक्ष या चेयरपर्सन कौन थे? सर सिरिल रेडक्लिफ। तो दोस्तों ये आज जो हम भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा देखते हैं, ये इसी रेडक्लिफ अवार्ड मतलब जो इस कमीशन आयोग ने अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया, वही आज हम अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मानते हैं और उसे रेडक्लिफ लाइन भी बोला जाता है। अब देखिए दोस्तों, सर सिरिल रेडक्लिफ के पास कोई बहुत ज्यादा टाइम था नहीं कि वो पर्टिकुलरली सभी एरियाज में जाकर सर्वे कर सके और सीमा का निर्धारण कर सके। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, जो थाने जो स्थापित किए गए थे उस समय, उनको बेस बनाया। उनको क्या किया? उनको पर्टिकुलरली बेस बनाया और थानों के हिसाब से या थानों को बेस बनाते हुए एक लाइन या इंटरनेशनल लाइन या बॉर्डर लाइन को डिमार्क किया। तो आप यूं समझ सकते हैं इनके पास एक बहुत बड़े मैप में इन्होंने एक्चुअली में काम किया, पर्टिकुलरली ग्राउंड लेवल पर जो सर्वे का काम था वो थोड़ा कम था। अच्छा, लेकिन इन्होंने ये जो सिस्टम अपनाया, विधि अपनाई, इससे कुछ कमियां रह गई दोस्तों। जैसे जब ये थानों का निर्धारण कर रहे थे तो इनसे एक थाना बोडा थाना, और बोडा थाना कहां पर दोस्तों, जैसा अपने ने इस पिछले पिक में देखा है दोस्तों, ये देखिए पर्टिकुलर ये वाला जो एरिया है और इसमें आप लगभग ऑरेंज कलर से जो देख रहे हैं पर्टिकुलरली, ये है जलपागुड़ी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल का। तो इस जलपागुड़ी डिस्ट्रिक्ट के पास में ही अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बांग्लादेश शुरू हो जाता है। तो यहीं पर एक थाना था बोडा थाना। ये बोडा थाना जो है दोस्तों इनसे छूट गया और ये जो बेरूबरी यूनियन नंबर 12, या आपने बात करें बेरूबरी संघ या बेरूबरी जगह जो है, जो एक्चुअली में कहां आती थी, इस बोडा थाना में आती थी यहाँ पर, इसको इन्होंने जलपागुड़ी थाने में इंक्लूड मान लिया। कहां मान लिया? जलपागुड़ी थाने में इंक्लूड मान लिया और जलपागुड़ी थाने में सम्मिलित मानते हुए ये भारत को प्रदान कर दी गई जगह। तो भाई एक तो इनसे ये जो गलती हुई, इसी वजह से इस बेरूबरी यूनियन को लेकर एक डिस्प्यूट क्रिएट हो गया किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो पाकिस्तान ने आगे चलकर ये जो बोडा थाना इनसे छूट गया था, ठीक है, इन्हीं कुछ चीजों को और कुछ और गलतियों को आधार बनाकर इस बेरूबरी और कुछ अन्य भागों पर अपना एक तरीके से क्लेम या दावा रखा और ये मांग की कि ये जो बेरूबरी है, ये जो भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल कर दिया गया, ये हिस्सा एक्चुअल में किसका है? पाकिस्तान का है और उसे वापस लौटा दिया जाए। तो दोस्तों इन्हीं सब विवादों को सुलटाने के लिए उस समय नेहरू नून एग्रीमेंट 1958 जो है अस्तित्व में आया। तो अब बात करते हैं कि ये नेहरू नून एग्रीमेंट या नेहरू नून समझौता 1958 है क्या। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक नया मोड़ आ गया है और बात करेंगे नेहरू नून समझौता 1958 पर। तो जैसा कि अपना चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत गवर्नर जनरल जो थे उस समय के, उन्होंने एक सीमा आयोग का गठन किया सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में। उन्होंने थानों को बेस बनाया और ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसका निर्धारण किया। उनसे कुछ गलतियां होगी, जैसे उनसे बोडा थाना जो है पर्टिकुलरली कौन से क्षेत्र में, यहां पर जो पड़ता है वो छूट गया और बेरूबरी जो जगह है उन्होंने जलपागुड़ी थाने में मानते हुए भारत को प्रदान कर दी या भारत में सम्मिलित हो गई ये जगह। और इन्हीं कुछ गलतियों को आधार मानते हुए पाकिस्तान ने अपना दावा रखा और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे मिस्टर फिरोज खान नून। तो
प्रधानमंत्रियों के बीच में, जवाहरलाल नेहरू और फिरोज खान नून के बीच में दोस्तों 1958 को इन्हीं सब डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ जिसे इंडो पाक एग्रीमेंट 1958 भी बोला जाता है या नेहरू नून समझौता 1958 भी बोला जाता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो दावा है वो केवल पाकिस्तान ने किया था। कुछ ऐसे एनक्लेव्स थे, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो हमने भी, भारत ने भी दावा किया था कि भी पाकिस्तान में चले गए, जबकि वास्तविक रूप से वो भारत में शामिल होने चाहिए। तो ये जो चर्चा है इस एग्रीमेंट में आगे बढ़ी और लास्ट में जो समझौता हुआ और लास्ट में जो बात जो है दोनों पक्षों ने मानी, उसके आधार पर दोस्तों बेरूबरी यूनियन नंबर 12 जो है और साथ ही कुछ एनक्लेव्स जो है उनका एक्सचेंज हुआ, आदान प्रदान हुआ दोनों कंट्रीज के बीच में। देखिए दोस्तों, इस आदान प्रदान में कोई दोनों ही कंट्रीज को कोई राज्य क्षेत्र का घाटा या फायदा नहीं हुआ अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि दोनों ही देश को कुछ क्षेत्र देने पड़े और दोनों ही देशों को कुछ क्षेत्र मिले भी। तो टेरिटोरियल लॉस या गेन जो है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं हुआ। और एक तरीके से मैं बोलूं तो बेरूबरी यूनियन जो है उसका वो आधा भाग जो पाकिस्तान से एडजेसेंट लगता था वो पाकिस्तान में चला गया और वो आधा भाग जो इंडिया से लगता था, भारत से एडजेसेंट लगता था, वो भारत में ही शामिल हो गया। इसके अलावा कूच बिहार क्षेत्र जो है दोस्तों, वहां पर भी सेम यही चीज हुई, जो पाकिस्तान से एडजेसेंट भाग था। अच्छा दोस्तों, यहां पर एक चीज ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूं ईस्ट पाकिस्तान की, जो कि 1971 में, या आज की बात करूं तो हम बांग्लादेश के रूप में जानते हैं। 1971 में आपको अच्छे से पता है कि ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बेसिकली पाकिस्तान से अलग हो गया। देखिए दोस्तों, ये वेस्ट पाकिस्तान हो गया, ये ईस्ट पाकिस्तान हो गया और ईस्ट पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश बन गया। लेकिन अब बात कर रहा हूं 1958 की, इसीलिए मैं पाकिस्तान बोल रहा हूं। तो कूच बिहार, देखिए दोस्तों कूच बिहार कहां पर है, ये जलपागुड़ी आपको पता है, इसी के नीचे वाला ये क्षेत्र है जो ब्लूस दिख रहा है, ये कौन सा है, कूच बिहार क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, ये भी वेस्ट बंगाल में पड़ता है दोस्तों। अच्छा, कूच बिहार का भी कुछ क्षेत्र जो पाकिस्तान के एडजेसेंट था वो पाकिस्तान में चला गया और बाकी का क्षेत्र कहां शामिल हो गया, भारत में। तो बेसिकली क्या है दोस्तों, इसमें भूमि का आदान प्रदान हुआ और एक्चुअल लॉस ऑफ टेरिटरी और या फिर एक्चुअल गेन ऑफ टेरिटरी कोई देखने को नहीं मिला। एक तरीके से कुछ एनक्लेव्स भारत से पाकिस्तान में शामिल हो गए और कुछ एनक्लेव्स बांग्लादेश या मैं सॉरी बोलूं तो पाकिस्तान से भारत में शामिल हो गए। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा मैंने मैप में वापस से शो करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी बता दूं कि जैसे जैसे अपने वीडियो में आगे बढ़ेंगे इन मैप्स को मैंने एनलार्ज करके आपके सामने रखा या रखूंगा, जिसमें आपको थोड़ा और बेसिक आइडिया लग जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है ये बांग्लादेश है, येलोइश कलर के अंदर जो येलो कलर है वो इंडिया है और एक छोटा सा काले रंग का गोला है। बेसिकली इस पार्ट से रिलेट है ये सारा केस। और इसी को अपने थोड़ा सा एनलार्ज करके देखें तो ये अपना वेस्ट बंगाल है और इसमें सॉरी इसमें ऑरेंज कलर से मैंने जलपागुड़ी डिस्ट्रिक्ट शो किया है और इसके जस्ट नीचे ये ब्लूइश पार्ट जो इंडिया का ही है ये कूच बिहार क्षेत्र है दोस्तों। ये कौन सा क्षेत्र है, कूच बिहार। और इसी को थोड़ा और अपने एनलार्ज करके देखें दोस्तों तो अपने इस मैप में देख सकते हैं। तो ये जो एरिया है दोस्तों ये है कूच बिहार का और ये है जलपागुड़ी का। तो देखेंगे इसमें आगे चल के इस मैप को और एनलार्ज करके देखेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा आपके। लेकिन आपके दिमाग में एक चीज बिल्कुल स्पष्ट होगी कि भाई सर सिरिल रेडक्लिफ ने जो इंटरनेशनल बॉर्डर का डिमार्केशन किया था उसमें कुछ गलतियों की वजह से कुछ ऐसे एनक्लेव्स जो पाकिस्तान में जाने चाहिए थे वो इंडिया में रह गए और कुछ इंडिया में शामिल होने थे वो पाकिस्तान में शामिल हो गए। तो इन्हीं का एक्सचेंज हुआ था और एक्चुअल टेरिटोरियल गेन या लॉस नहीं देखने को मिला। और ये समझौता कौन सा था दोस्तों, इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट 1958 या इसे नेहरू नून समझौता 1958 भी बोला जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो बात करेंगे दोस्तों कि कौन से लीगल इश्यू इन्वॉल्व हुए इस केस में या इस समझौते के बाद। तो सबसे पहले फिर से मैं इस पिक पे आता हूं दोस्तों,
सॉरी हाँ इस पर, कि भाई जो इश्यू इन्वॉल्व थे दोस्तों, एक तो ये था कि क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है, और दूसरा कि क्या हमारा जो मूल संविधान है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भारतीय संसद पार्लियामेंट को भारत के किसी क्षेत्र को छोड़ने का या किसी दूसरे देश को देने का अधिकार देता है। तो दोस्तों यहां पर कहीं ना कहीं आर्टिकल 3 जो है, अनुच्छेद 3 जो है हमारे भारतीय संविधान का, वो जो है इन्वॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भाई आर्टिकल 3 है क्या दोस्तों। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 जो है वो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। दोस्तों यहां पर थोड़ा सा फोकस करना, एग्जिस्टिंग स्टेट, पहले से उपस्थित जो राज्य है ना दोस्तों, उनसे अन्य राज्यों का निर्माण करना। जैसे अभी तेलंगाना बनाया दोस्तों, ठीक है, और कौन से राज्य से जो है राज्य क्षेत्र को अलग करके बनाया गया है, आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश क्या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट है, तो किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट, पहले से उपस्थित या वर्तमान राज्य से नए राज्यों का निर्माण करना। जैसे तेलंगाना बना किससे, आंध्र प्रदेश से। या राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नाम में परिवर्तन करना हो, तो ये सारी चीजों से, इन सारी चीजों से रिलेटेड प्रोविजंस या प्रावधान हमें कहां मिलेंगे, आर्टिकल 3 में। तो आर्टिकल 3 क्या है? आर्टिकल 3 संसद को, पार्लियामेंट को पावर देती है कि वो कानून बनाकर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट, वर्तमान राज्यों में किसी भी प्रकार की काट छांट करके, भाई किसी एक टेरिटरी को सेपरेट करके किसी स्टेट से, या दो स्टेट्स में से कुछ टेरिटरीज को सेपरेट किया, एक स्टेट से टेरिटरी को, दूसरे स्टेट से टेरिटरी को सेपरेट किया, उन टेरिटरीज को आपस में मिला दिया। तो मतलब इस तरीके से कुछ भी करके नया स्टेट बना सकता है। कौन बना सकता है? पार्लियामेंट बना सकता है, कानून बनाकर। इसकी पावर मिलती है आर्टिकल 3 से। लेकिन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट, वर्तमान में जो हमारे राज्य हैं, उनमें ही ऐसा किया जा सकता है। और किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर हम किसी एक स्टेट से कुछ एरिया दूसरे स्टेट में शामिल कर देंगे तो उसका एरिया बड़ा हो जाएगा। यह भी कर सकती है पार्लियामेंट दोस्तों। अच्छा, किसी स्टेट का एरिया छोटा किया जा सकता है। तो ऑलरेडी किसी स्टेट से जब टेरिटरी को तोड़ा जाएगा, तो एक तरीके से आंध्र प्रदेश से जो टेरिटरी को हटाकर, जो राज्य क्षेत्र या फिर क्षेत्र को हटाकर, पर्टिकुलर एरिया को हटाकर तेलंगाना बनाया गया, तो आंध्र प्रदेश का एरिया जो है वो छोटा हो गया ना दोस्तों। अच्छा, बाउंड्री को अल्टर किया जा सकता है किसी भी स्टेट के, पार्लियामेंट कर सकती है कानून बनाकर, और उसके नाम को, किसी स्टेट के नाम को भी चेंज कर सकती है। तो आर्टिकल 3 ये पावर देता है पार्लियामेंट को। तो देखिए दोस्तों, यहां पर अगर अपने बेरूबरी पर फोकस करें तो आप देखेंगे बेरूबरी जो है वो उस समय जलपागुड़ी थाने में मानते हुए एक तरीके से भारत में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, अब हमने अगर बेरूबरी का वो आधा हिस्सा पाकिस्तान को दिया, तो पहले तो हमने वो आधा हिस्सा तोड़ा। तो वो आधा हिस्सा तोड़ा कहां से? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। इसकी पावर संसद जो है, इसकी पावर जो है वो आर्टिकल 3 जो है वो संसद को देता है। ठीक है, नो डाउट। लेकिन क्या आर्टिकल 3 ये पावर देता है कि वो जो हमने टेरिटरी तोड़ी है किसी स्टेट से, क्या वो पार्लियामेंट किसी दूसरे देश को दे सकती है? तो दोस्तों लीगल इश्यू यही है। आर्टिकल 3 इस पर क्या है, चुप है। आर्टिकल 3 इस पे कुछ नहीं बोल रहा। तो भाई बात यही थी कि वेदर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीमेंट इन रिलेशन टू द बेरूबरी यूनियन एंड द एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स require any legislative action either accordingly to the article 3। भाई क्या बेरूबरी यूनियन और ये जो एनक्लेव्स का आदान प्रदान हो रहा है, ये कोई सामान्य कानून जो कि अनुच्छेद 3 के तहत बनाकर ऐसा किया जा सकता है? क्या भारतीय संविधान में अनुच्छेद 3 में ये प्रावधान दिया गया है, या इस चीज को अनुच्छेद 368 के आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग संविधान में
संशोधन के माध्यम से किया जाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके ऐसा किया जाना चाहिए। तो ये एक इश्यू जो है एक तरीके से उस समय एरोज हुआ इस केस के अंदर। तो सीधा बोले तो इज ए लॉ ऑफ पार्लियामेंट रिलेटेबल टू आर्टिकल 3 सॉरी of the constitution sufficient for implementation of the agreement relating to exchange of enclaves, or is an amendment of the constitution in accordance with article 368 of the constitution necessary for the purpose in addition or in the alternative। तो भाई साफ शब्द में बोलूं तो क्या आर्टिकल 3 और उसमें दिए गए प्रोविजंस या प्रावधान सफिशिएंट है इस चीज को लागू करने के लिए, मतलब कि ये जो एक्सचेंज का आदान प्रदान हो रहा है इसको लागू करने के लिए, या ये चीज अनुच्छेद 368 में दिए गए प्रावधान के अनुसार होनी चाहिए। मतलब इस चीज को करने के लिए संविधान में आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग या अनुसार संविधान में संशोधन करके ही किया जा सकता है। अच्छा दोस्तों, संविधान में संशोधन का मतलब है कि संविधान में कोई परिवर्तन करना। तो संविधान में कभी भी कोई भी परिवर्तन होता है दोस्तों तो उसे हम अमेंडमेंट या संशोधन कहते हैं। और आज की तारीख तक दोस्तों हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो आई होप ये आर्टिकल 3 से रिलेटेड क्या इश्यू है आप समझ चुके होंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस कहानी का अगला जो किरदार है, लीगल इशू जो इन्वॉल्व है, वो है आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1। तो सबसे पहले तो भाई जानते हैं ये अनुच्छेद 1 या आर्टिकल 1 जो है अपने भारतीय संविधान का, ये है क्या, किस चीज से संबंधित है। तो दोस्तों ये आर्टिकल 1 जो इसकी हेडिंग है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो दोस्तों इस आर्टिकल से हमें कहीं ना कहीं हमारे देश के नाम के बारे में पता चलता है, उसकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें दी हुई है दोस्तों। तो ये आर्टिकल 1 जो है दोस्तों, इसका जो क्लॉज फर्स्ट है वो हमें कहीं ना कहीं भारत के संवैधानिक नाम, कॉन्स्टिट्यूशनल नेम से अवगत कराता है। इंडिया दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया, ये हमारे देश का नाम है दोस्तों जो हमारे संविधान में दिया गया है। और इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। मतलब एक ऐसा यूनियन जो स्टेट्स में बंटा हुआ है, ऐसा संघ जो राज्यों में बंटा हुआ है। तो भाई ये राज्य हमें कैसे पता चलेंगे कौन कौन से राज्य हैं और इनके राज्य क्षेत्र या इनकी टेरिटरी कौन कौन से हैं। तो क्लॉज 2 बोलता है फिर भाई द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। भाई राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में दिए गए हैं। तो आप यहां पर यह भी समझ गए दोस्तों कि अपना फर्स्ट शेड्यूल किससे संबंधित है, राज्यों और उनके राज्य क्षेत्र से, स्टेट्स एंड उनके टेरिटरीज से। अच्छा एक चीज और बताता है अपना ये आर्टिकल 1 या अनुच्छेद 1 कि भाई जब भी ऐसा कहीं लिखा हो कि भारत का राज्य क्षेत्र द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो उससे हम क्या मतलब निकालेंगे। तो इस क्लॉज 3 के 3 सब क्लॉज हैं, तो उससे मतलब निकलेगा कि इसमें शामिल है, मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या चीजें शामिल है, द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, राज्यों के राज्य क्षेत्र कहां मिलेंगे ये, फर्स्ट शेड्यूल में, प्रथम अनुसूची में। और द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जो कि कहां स्पेसिफाई है, ये भी स्पेसिफाई है फर्स्ट शेड्यूल में, प्रथम अनुसूची में। तो हमें एक चीज और पता चल गई कि जो फर्स्ट शेड्यूल है वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य क्षेत्र से संबंधित है। और इसका जो सब क्लॉज सी है जो लीगल इशू बनेगा वो ये है सच अदर टेरिटरीज एज मे बी रिक्वायर्ड, ऐसे अन्य क्षेत्र
जो अर्जित किए जाएं, जैसे दोस्तों गोवा, सिक्किम, पौंडीचेरी जो है ये बाद में अर्जित किए हुए क्षेत्र हैं, 1947 के बाद के अर्जित किए हुए क्षेत्र हैं, एक तरीके से फॉरेन टेरिटरीज मान सकते हो। देखिए दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया पे अपने जब वीडियो लेके आएंगे तो इन बातों पे बिल्कुल चर्चा करेंगे अपने, और पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन अपना टॉपिक है बेरूबरी, तो थोड़ा सा फोकस अपने यहीं पर रहते हैं। तो इश्यू इन्वॉल्व क्या हुआ आर्टिकल 1 से, बात करेंगे अपने इस पर। तो भाई इश्यू यही था कि ये जो आर्टिकल 1 है ये पावर तो देता है कि भारत जो है वो एक देश के रूप में फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है, ठीक है, अर्जित कर सकता है। लेकिन क्या अपने राज्य क्षेत्र को ये किसी दूसरे देश को प्रदान कर सकता है? क्या अपने राज्य क्षेत्र को छोड़ भी सकता है? तो ऐसा क्या अनुच्छेद 1 ऐसा कोई प्रावधान देता है? तो भाई सीधी सी बात है, अगर अपने इन पॉइंट्स को पढ़ें, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में ये एकदम वर्ड टू वर्ड ऐसे ही दिए हुए हैं, तो उससे हमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आर्टिकल 1 का जो क्लॉज 3 है और उसका जो सब क्लॉज सी है वो कहीं ऐसी बात नहीं करता। तो भाई आर्टिकल 13C of the Indian Constitution has expressly given to the country the power to acquire other territories, अन्य क्षेत्रों को अर्जित करने की पावर देता है, but it has made no provision for ceding any part of its territory, लेकिन अपने किसी राज्य क्षेत्र को छोड़ने की पावर नहीं देता है। तो सरकार को दोस्तों यही लगा कि ये कुछ लीगल इशू जो हैं वो इस मामले से रिलेट करेंगे, या इन इश्यूज के आधार पर जो हो सकता है जब ये एक्सचेंज हम करें तो कुछ लोग या कोई पार्टी या कोई भी कोर्ट में चला जाए, जुडिशरी में चला जाए, और ये इशू जो है वो डिले हो सकता है। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया जा सकता है ना, सरकार के इस कदम को चैलेंज किया जा सकता है। और सरकार के कदम को कहां चैलेंज किया जा सकता है? जुडिशरी में, क्योंकि जुडिशरी का ही जो काम है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की व्याख्या करना। और जुडिशरी जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से सरकार को सलाह भी दे सकता है किसी मैटर पर। और यहीं पर दोस्तों इसका नया मोड़ आएगा और हम बात करेंगे आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 की बात करेंगे दोस्तों। तो देखिए, सरकार को ऐसा लगा कि हम ये जो करने जा रहे हैं इसको चैलेंज किया जा सकता है, कहां पर? जुडिशरी में। तो अनावश्यक देरी ना हो, इससे पहले ही हम क्यों ना जुडिशरी से ही इस मामले में कुछ लीगल एडवाइस ले लें, कुछ विधिक राय ले लें। और ऐसा कौन से अनुच्छेद से किया जा सकता है? आर्टिकल 143 से। तो अब अपने चर्चा करेंगे किस पर दोस्तों? आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 143 और उसके रोल पर। तो दोस्तों, जब भी भारतीय सरकार को ऐसा लगता है कि कोई लीगल इश्यू या लीगल क्वेश्चन अराइज हो सकता है किसी भी मैटर को लेके, तो सुप्रीम कोर्ट से वो राय मशवरा कर सकती है उस मैटर से संबंधित। और ये पावर जो है दोस्तों, ये जो प्रोविजन है, प्रावधान है, ये कहीं ना कहीं छुपा हुआ है आर्टिकल 143 में। तो आर्टिकल 143 एक्चुअली में दोस्तों भारतीय राष्ट्रपति को यह पावर देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट को किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट, किसी विधिक प्रश्न या तथ्य पर राय मांग सकता है। कौन मांग सकता है भाई? भारत का राष्ट्रपति मांग सकता है। किससे मांग सकता है? सुप्रीम कोर्ट से मांग सकता है। तो वास्तव में अनुच्छेद 143 जो है वो भारतीय राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वो किसी लीगल इश्यू, मैटर या क्वेश्चन पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सके, रिकमेंडेशन मांग सके। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं आर्टिकल 143 की। मुझे बहुत पसंद है दोस्तों, क्योंकि मैं अक्सर क्लास में इसे बहुत ही मजेदार तरीके से समझाता हूं। तो पहले तो अपने बात करते हैं इसकी हेडिंग पर, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों बहुत ही इजी वे में आपको समझाऊंगा। देखिए, पहली बात तो ये कि प्रेसिडेंट जो है
वो मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करता है, आपको पता है भैया। तो जब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि भाई कोई लीगल इश्यू अरोज हो सकता है, तो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट से क्या करो, इस मैटर पर एडवाइस मांगो। ठीक है, तो प्रेसिडेंट अपनी जो पावर है जो उसे मिलती है आर्टिकल 143 से, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, उससे जो एक पावर मिलती है उस पावर का यूज करके वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है। अब देखिए दोस्तों सॉरी, सुप्रीम कोर्ट यहां बाउंड नहीं है राय देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो मना कर सकती है। ठीक है, चलिए सुप्रीम कोर्ट ने हां कर दी, अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, एडवाइस करेगी, किसको करेगी, प्रेसिडेंट को, और ये एडवाइस बेसिकली कहां पहुंचेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। लेकिन यहां पर सरकार भी बाउंड नहीं है, या मैं बोलूं प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बाउंड नहीं है इस रिकमेंडेशन या इस एडवाइस को लागू करने के लिए। भाई माने या ना माने अभी भी इन पर निर्भर करता है। तो सुप्रीम कोर्ट भी मना कर सकता है एडवाइस देने के लिए, और सरकार भी मना कर सकती है एडवाइस को मानने के लिए। दोस्तों मजेदार तरीका यह है, देखिए यहां पर मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों, ठीक है, समझाने के वे में। ठीक है, कहीं सुप्रीम कोर्ट या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ना जोड़ें, बस आप समझ जाओगे, आपको याद रह जाएगा। देखिए 143, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या बनता है, आई लव यू, एक तरीके का प्रपोजल बनता है। ठीक है, थोड़ा सा देखो अपने हंसी मजाक में समझते हैं इसको। अब देखिए ये पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये एक पार्टी मान लीजिए, कोई बॉय है या लड़का या लड़की है, और सामने है दूसरी पार्टी गर्ल है। तो बॉय ने प्रपोज किया किसको, लड़की को। ठीक है भाई, बॉय ने गर्ल को कहा आई लव यू, गर्ल ने जवाब दिया आई लव यू टू। अच्छा, गर्ल इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करे या ना करे उसकी मर्जी है ना, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया और जवाब दिया आई लव यू टू। लेकिन अभी भी पेरेंट्स की मर्जी है, बॉय क्या कह रहा है कि नहीं भी मैं तो क्या है अपने पेरेंट्स की बात मानूंगा। तो अभी भी गर्ल के प्रपोजल के एक्सेप्ट करने के बाद भी अब इसे लड़का माने या नहीं मानेगा वो उसके पेरेंट्स पर निर्भर करता है। तो अब इस तरीके से आप अगर आप इस चीज को यहां से रिलेट करोगे तो आप समझ जाओगे। थोड़ा सा 143 जो है ना दोस्तों, वो रिलेट करता है आई लव यू से, कोड वर्ड से। तो मैंने ये तरीका अपनाया है याद रखने के लिए। याद रखने के लिए दोस्तों कहीं भी ऐसा मत सोचना भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है, क्या पेरेंट्स होते हैं क्या प्रेसिडेंट के, बिल्कुल नहीं होते। प्रेसिडेंट जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है हमारी कंट्री का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। तो बिल्कुल भी आप ये ना सोचें, बस मैंने तो एक ट्रिक बताई है, याद रह जाएगा। तो भाई फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, आर्टिकल 143 बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। जब सरकार को ऐसा लगता है कि कोई लीगल इश्यू इन्वॉल्व हो सकता है तो वो प्रेसिडेंट को कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आप एडवाइस ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143 की पावर का यूज करके सुप्रीम कोर्ट से कंसल्टेशन मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो मना कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस होती है उसको मानने या ना मानने के लिए भी प्रेसिडेंट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या गवर्नमेंट बाउंड नहीं होती है। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आर्टिकल 143। अच्छा दोस्तों, अब ये आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग जब राय मांगी जाती है ना दोस्तों, तो ये ऐसा नहीं है कि फोन पे बात होगी, ये बकायदा एक तरीके से जैसे केस चलते हैं ना कोर्ट के अंदर, वैसे होता है, हियरिंग होती है, और सरकार की तरफ से एक तरीके से बकायदा रिप्रेजेंटेशन रखा जाता है। मेरा मतलब यह है कि सरकार की तरफ से वकील, और सरकार का वकील कौन, अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76 में दिया हुआ है। तो अटॉर्नी जनरल बकायदा सरकार का पक्ष रखता है, और बकायदा जैसे केस की सुनवाई चलती है ना दोस्तों, वैसे पूरी सुनवाई चलती है। और जब आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति ने इन लीगल इश्यूज से रिलेटेड राय मांगी, तो इसी केस को अपने क्या कहते हैं, बेरूबरी यूनियन केस 1960, बेरूबरी वाद 1960। और इसी केस की हियरिंग के दौरान दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी एक इश्यू जो है वो इन्वॉल्व हो गया। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
तो इस कहानी का अगला किरदार है दोस्तों भारतीय संविधान का प्रियम्बल, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, एक तरीके से हमारे जो भारतीय संविधान का पूरा सार छिपा हुआ है, हमारे भारतीय संविधान का एक तरीके से आइडेंटिटी कार्ड जो है वो है हमारे प्रस्तावना, उद्देशिका या प्रियम्बल। तो क्या है दोस्तों प्रियम्बल? तो सबसे पहले तो ये देखते हैं भाई, प्रियम्बल अगर आपने पढ़ी होगी दोस्तों तो वर्ड टू वर्ड आपको बता रहा हूं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। दोस्तों जब भी प्रियम्बल में ऐसे पढ़ता हूं ना मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं एकदम। हिंदी में अगर अपने प्रस्तावना की बात करें दोस्तों, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो दोस्तों ये है अपनी प्रियम्बल, प्रस्तावना संविधान की। जरूर पढ़ें दोस्तों, बिल्कुल जोश से पढ़ें, बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको। बहुत ही कम शब्दों में ये पूरे संविधान का सार हमारे सामने रख देती है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों, इस पे वीडियो बनाएंगे अपने भारत की प्रस्तावना पे, लेकिन अभी अपना फोकस है बेरूबरी केस पे। तो अपने को ये देखना है भाई इशू क्या इन्वॉल्व हुआ प्रियम्बल से रिलेटेड। तो दोस्तों अभी मैंने जैसा आपके सामने प्रस्तावना को इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके सामने रखा, तो हमें कहीं ना कहीं ये क्लियरली पता चलता है कि प्रियम्बल जो है वो हमारे देश में या हमारे देश के सरकार का जो स्वरूप बताती है वो क्या है। द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली पोस्टुलेट्स दैट द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हालांकि यहां पर मैंने लिखा है द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली पोस्टुलेट दैट लाइक द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो भाई साफ साफ जो प्रस्तावना है वो हमारे सरकार का क्या स्वरूप हमारे सामने रखती है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो एक तरीके से द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया इज बियॉन्ड द रीच ऑफ द पार्लियामेंट। भाई जो भारत का राज्य क्षेत्र है वो संसद के एक तरीके से क्षेत्र से, संसद के क्षेत्राधिकार से बाहर की चीज है। और संसद न तो सामान्य कानून मतलब ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ना ही भारतीय संविधान में संशोधन के द्वारा इस राज्य क्षेत्र को किसी दूसरे देश को प्रदान कर सकता है या अपना अधिकार इसके किसी भी राज्य क्षेत्र, टेरिटरी या क्षेत्र से छोड़ सकता है। क्योंकि जो अल्टीमेट सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, वो जनता के हाथों में है, न कि संसद के हाथों में। तो भाई ये भी एक इश्यू इन्वॉल्व हुआ। और साथ ही क्वेश्चन क्या राइज हुआ कि क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है, इज द प्रियम्बल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि भाई अगर ये इश्यू इन्वॉल्व होता है तो सरकार भी अपना पक्ष रखेगी कि भाई प्रस्तावना तो भारतीय संविधान का भाग है नहीं, और अगर भाग ही नहीं है तो ये जो बात है, यहाँ जो बात लिखी गई है, ये अपना एक तरीके से बेस ही खो देती है।
तो भाई अगर संविधान का भाग होगी कौन, प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रियम्बल, तो इस बात में वजन होगा, और अगर भाग ही नहीं होगी तो भाई इस बात का आधार ही खत्म हो जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि भाई ये जो लीगल इश्यू इन्वॉल्व हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है बेरूबरी यूनियन केस 1960 में, तो भाई इसका जजमेंट क्या आया, क्योंकि अब बात आ जाएगी ये सारी चीजें किस पर निर्धारित करेगी, जजमेंट पर। तो अब दोस्तों कहानी के अगले पड़ाव पे चलते हैं और बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जजमेंट क्या दिया, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं इस कहानी के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर, जो एग्जाम के से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या बातें स्टैब्लिश की, तो चलिए सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों प्रियम्बल के बारे में क्या कहा कि प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फाउंड नो मेरिट इन द आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग द इश्यू इन्वॉल्व्ड। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना या उद्देशिका जो है वो भारतीय संविधान का कोई हिस्सा ही नहीं है, भाग ही नहीं है, और साथ ही इस केस से रिलेटेड जो इश्यू इन्वॉल्व हुए हैं उसमें प्रस्तावना की कोई भूमिका नहीं है। अच्छा दोस्तों एक मैं आपको चीज बता देता हूं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा कि प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन साथ में ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल के महत्व को, इंपॉर्टेंस को भी माना। किस चीज में माना, कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में, संविधान की व्याख्या में, और साथ ही कहा कि प्रियम्बल इज द की टू नो द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, जो भारतीय संविधान के फाउंडिंग फादर्स है, निर्माता है, उनके दिमाग अर्थात उनके विचारों को जानने की कुंजी है प्रस्तावना। और कहीं ना कहीं भारतीय संविधान की जो व्याख्या की जानी है उसमें बहुत बड़ा रोल है प्रस्तावना का। हालांकि इस केस में प्रस्तावना का कोई महत्व नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने। और एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं, भाई उनको ये फैक्ट कहीं दिमाग में ना बैठ जाए कि प्रस्तावना हमारे भारतीय संविधान का भाग नहीं है या प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा है। और सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होता है उस जजमेंट को बदलने की पावर भी सुप्रीम कोर्ट में ही होती है। तो आगे चलकर दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आएगा जिस पर मैं आपके सामने वीडियो भी बनाऊंगा, केशवानंदा भारती केस 1973। तो दोस्तों उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले को या अपने जजमेंट के इस पार्ट को बदल दिया और बोला कि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आज भी माना जाता है। तो दोस्तों ये बात है 1960 की, और कौन से केस की, बेरूबरी यूनियन केस की। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इस केस में इसकी कोई मेरिट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे आर्टिकल 1 और उसके क्लॉज 3 के सब क्लॉज सी की। तो दोस्तों इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो अनुच्छेद का क्लॉज 3 है और उसका जो सब क्लॉज सी है, ये भारत को किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर करने की कोई पावर नहीं दे देता है। मतलब एक्सपेंशनिस्ट पॉलिटिकल फिलॉसफी को ये एक तरीके से स्टैब्लिश नहीं करता है। भाई विस्तारवादी नीति को किसी भी तरीके से ये स्थापित नहीं करता है। भाई कोई भी ऐसी फॉरेन टेरिटरी जो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मर्जी से भारत में विलय होना चाहती है, ठीक है, तो उसको भारत एक्वायर कर सकता है, उसको अर्जित कर सकता है, लेकिन किसी भी तरीके से विस्तारवादी नीति को यह बढ़ावा या स्थापित नहीं करता है। और साथ ही
अपनी टेरिटरी को किसी विदेशी देश को देने या अपनी टेरिटरी पर अपना हक छोड़ने की पावर भी नहीं देता है। तो फिर भारत अगर अपने किसी राज्य क्षेत्र पर अपना अधिकार छोड़ना चाहे तो वो कैसे करेगा? क्या इस चीज की पावर पार्लियामेंट को अनुच्छेद 3 या आर्टिकल 3 से मिलती है? तो चर्चा करते हैं दोस्तों इस पर। तो देखिए, इन केस ऑफ सेशन ऑफ पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भाई अपने राज्य क्षेत्र के किसी भाग पर अपना अधिकार छोड़ने से संबंधित जो पावर है वो अनुच्छेद 3 से नहीं मिलती। ए लॉ ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी इनकम्पिटेंट। तो भाई किससे मिलती है? आर्टिकल 368 से मिलती है। भाई ऐसी पावर, या आपको अगर ऐसा करना है, पार्लियामेंट को ऐसा करना है तो नॉर्मल जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, सामान्य कानून बनाने की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 3 में जो दी गई है उसके अनुसार नहीं किया जा सकता। तो ऐसा कैसे किया जा सकता है? स्पेशल प्रोविजन से किया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब है संविधान में संशोधन के माध्यम से किया जा सकता है, स्पेशल मेजोरिटी से ही किया जा सकता है। तो अगर आपको ऐसा करना है, पार्लियामेंट को ऐसा करना है, तो वो अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग ऐसा कर सकती है। तो भाई ये जो एक्सचेंज हो रहा है एनक्लेव का, वो भी कैसे होगा? जो प्रोसीजर आर्टिकल 368 में दिया गया है कानून बनाने का, संविधान में संशोधन करने का, उसी प्रोसीजर को फॉलो करके ही ऐसा पॉसिबल है। और दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग, या अनुच्छेद 368 या आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को संविधान के किसी भी भाग में अमेंड करने की पावर देता है, संशोधन करने की पावर देता है। और यही पावर या यही आर्टिकल अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 में भी अमेंड करने की पावर देता है। अब देखिए, आर्टिकल 1 में अमेंडमेंट होगा क्योंकि अब जैसे अगर आप कोई, या मैं बोलूं पार्लियामेंट कोई राज्य क्षेत्र या टेरिटरी को किसी भारतीय राज्य में से हटाकर, या भारतीय किसी राज्य क्षेत्र को हटाकर उस पर अपना अधिकार छोड़कर दूसरे देश को देता है, तो एक तरीके से राज्यों के, उस पर्टिकुलर राज्य के राज्य क्षेत्र में परिवर्तन होगा। तो एक तरीके से अनुच्छेद 1 में भी परिवर्तन होगा और अनुसूची प्रथम में भी परिवर्तन होगा। तो भाई ऐसा करने के लिए जब तक आप किसी राज्य को तोड़ते हो तब तक तो अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया से ऐसा कर सकते हो, सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वो टेरिटरी किसी दूसरे देश को देनी है तो आपको अनुच्छेद 368 को फॉलो करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही आर्टिकल 1 को अमेंड करना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। अच्छा, सीधी सी बात है, तो ये जो है 10 लॉजिकली वुड इंक्लूड द पावर टू सीड नेशनल टेरिटरी इन फेवर ऑफ ए फॉरेन स्टेट। तो लॉजिकली अनुच्छेद 368 में जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने राज्य क्षेत्र पर अपना अधिकार छोड़ सकते हो और वो क्षेत्र किसी दूसरे देश को दे सकते हो। या इसको अन्य शब्दों में कहूं, या इस तरीके से भी कह सकते हैं कि भाई जब अपने किसी राज्य क्षेत्र पर अपना अधिकार छोड़ेंगे तो अपना राज्य क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र जो है वो कम होगा। और ऐसा केवल अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ही, संविधान में संशोधन करके ही किया जा सकता है। तो दोस्तों हम कहानी के अंत की तरफ पहुंच रहे हैं और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अगर आपको ऐसा करना है, अगर आपको वो समझौता, याद कीजिए दोस्तों अपने ने बात की थी कहानी की शुरुआत, जो इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट 1958, नेहरू नून समझौता 1958, अगर उसको लागू करना है तो आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा।
तो भाई सरकार ना था, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के में था, हमने समझौता कर लिया था और ये जो इशू था इसको एक तरीके से सॉल्व करना जरूरी था, आगे शांतिपूर्ण संबंध बने रहे। हालांकि बहुत सारे इशू हैं, उस वजह से डिस्प्यूट आज भी हैं, लेकिन ये जो इशू है वो सॉल्व हो गया था उस समय। और कैसे हुआ, तो कहानी के अंत की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और कहानी के अंत का मोड़ आएगा या कहानी का अंत आएगा एक संविधान संशोधन पर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर, और वो है 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960। तो दोस्तों आपसे कोई भी पूछ ले कि भारतीय संविधान का जो नवा संशोधन है या 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, या भारतीय संविधान में जो नवा संशोधन हुआ था 1960 में 9th नंबर का नवा, तो वो किससे संबंधित है? तो भाई सीधी सी बात है, इट फैसिलिटेटेड द सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑफ बेरुबरी यूनियन। कहां पर लोकेटेड था भाई? वेस्ट बंगाल में, ध्यान रखना, वेस्ट बंगाल से हटाकर कहां दे दिएगा? पाकिस्तान में। फैसिलिटेट द सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑफ बेरुबरी यूनियन टू पाकिस्तान एज प्रोवाइडेड इन द इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट 1958। तो भारतीय संविधान में जो 9वें नंबर का संशोधन हुआ, उसने कहीं ना कहीं बेरुबरी यूनियन जो है उसका वो हिस्सा जो पाकिस्तान से एडजेसेंट लगता था, और एक तरीके से जो इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट में बात हुई थी जिस हिस्से को लेकर, वो हिस्सा प्रदान करने की पावर या प्रदान करने से संबंधित प्रावधान जो है वो संविधान में इससे जोड़े गए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो नवा संविधान संशोधन अधिनियम 1960 है या 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 है, वो किससे संबंधित है? नेहरू नून समझौता या इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट 1958, जिसके तहत बेरुबरी यूनियन से संबंधित एनक्लेव्स का आदान प्रदान हुआ। बेसिकली बेरुबरी यूनियन को डिवाइड कर दिया गया और बिना कोई टेरिटोरियल लॉस या गेन के एक तरीके से दोनों देशों के बीच में इसे बांट दिया गया। तो दोस्तों ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ इसे बिल्कुल याद रखें अपने। हाफ ऑफ बेरुबरी यूनियन नंबर 12 was to be given to Pakistan and other half adjacent to India was to be retained by India. In addition, in addition, 4 Cooch Behar enclaves contiguous of this part would also have gone to Pakistan. भाई बेरुबरी यूनियन का वो हिस्सा जो पाकिस्तान से लगता था, आधा हिस्सा वो पाकिस्तान में चला गया, और वो हिस्सा जो इंडिया के एडजेसेंट था वो भारत में रह गया, और इसके साथ साथ कुछ कूच बिहार क्षेत्र से संबंधित एनक्लेव्स जो है वो भी पाकिस्तान को दे दिए गए। दोस्तों अब मैं थोड़ा सा मैप्स को ला रहा हूं, एनलार्ज करके ला रहा हूं, तो आपको थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा कि अपने किस एरिया की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो ग्रीन कलर में है ये है बांग्लादेश आज वर्तमान में, उस समय ईस्ट पाकिस्तान था। और ये जो हिस्सा है जो मैंने एक तरीके से ब्लैक सर्कल में शो किया है, यहीं पर है जलपागुड़ी और कूच बिहार क्षेत्र। दोस्तों यहीं पर है जलपागुड़ी और कूच बिहार क्षेत्र। देखिए यहां करते हैं अपने, ये देखिए बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो भारत में ये जो मैंने यहाँ इंडियन मैप में दिखाया है ये है अपना वेस्ट बंगाल, और अब देखिए ये है अपना वेस्ट बंगाल, और किससे लगता है भाई? यहाँ बांग्लादेश से या ईस्ट पाकिस्तान से। और यहाँ ऑरेंज कलर में आप शो जो हो रहा है, तो आप समझ जाओगे जलपागुड़ी कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में या इंडिया में कहाँ पर है। और इसके जस्ट ये नीचे वाला हिस्सा है कूच बिहार एरिया है। दोस्तों चलिए इसी में और आगे बढ़ते हैं। इस डायग्राम को देखिए, मैप को देखिए, थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा दोस्तों आपको। ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये कूच बिहार है, और ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये आप समझ जाइए कौन सा है? जलपागुड़ी। तो अब आपको थोड़ा सा स्पष्ट हो गया होगा कि कहां से इन एनक्लेव्स का, कहां पर इन एनक्लेव्स का आदान प्रदान किया गया होगा।
और आई होप आपको ये पूरा मामला, ये पूरा केस जो है अच्छे से समझ आ गया होगा दोस्तों। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करे बिना मत जाइएगा दोस्तों। मुझसे कोई छोटी मोटी गलती हो गई है, कोई सुझाव है आपका, किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए या कोई बात अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना दोस्तों। और दूसरा दोस्तों, वीडियो में जो है मैं इसी तरीके से आपके सामने लाता रहूंगा और बेसिकली अपना मेन फोकस करंट अफेयर्स पे होगा, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अपने कवर करेंगे। स्टैटिक जीके पर भी टाइम टू टाइम वीडियोस आते रहेंगे। और नया चैनल है दोस्तों, मेरा खुद का चैनल है, अपना सहयोग बनाए रखें। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल के लिंक को अपने शेयर करें दोस्तों, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस के लिंक को शेयर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही नया वीडियो आता है आपके सामने हाथों हाथ लेके पहुंच जाऊं और हाथों हाथ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए दोस्तों। इस संवाद को आगे नेक्स्ट वीडियो में जारी रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों करंट अफेयर्स पे आ जाएगा और उसके बाद स्टैटिक जीके के भी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और कोरोना संकट का समय दोस्तों, तो सेफ्टी रखें, खुद सेफ रखें, अपने परिवार को सेफ रखें। थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में फिर से आई एम डॉक्टर इमरान खान, बीकानेर 9929786743। नंबर इसलिए दिए हैं कि इस टॉपिक से संबंधित और जितने भी टॉपिक्स मैं वीडियोस में डाल रहा हूं उनसे संबंधित पीडीएफ जो है आपको अवेलेबल मैं करवा दूंगा, लेकिन एक स्पेसिफिक व्यूज और लाइक जब हो जाएंगे उसके बाद ही। संख्या आपके सामने नहीं रख रहा हूं, नया चैनल है और बाद में कभी अपने बड़ी बड़ी संख्या भी, बड़े बड़े एक तरीके से टारगेट भी आपके सामने रखेंगे। पर अभी मेरी कोशिश यही है कि भाई एटलीस्ट 200-300 व्यू तो हो, उसके बाद आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना। और थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट